ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपनी अकाउंट्स. ये आपके क्लास 11-12 में एक मेजर पार्ट प्ले करेगा, पार्ट बी में. एंड इसमें कौन कौन से एरियाज हम पढ़ते हैं, हम उनके ऊपर भी फोकस करेंगे भी. ठीक है, हमारे क्या क्या मेन एरियाज होते हैं जो हमें अपने 25 अराउंड 25 to 30 मार्क्स के लिए ये एरिया आपको आपसे पूछा जाता है. तो हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं. ओके, तो आपके कंपनीज अकाउंट में हमें मेनली जो टॉपिक्स कवर करने होते हैं वो होते हैं रिलेटिंग टू द फॉलोइंग्स. आप ध्यान दीजिएगा. तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हम कौन कौन से एरियाज इस चैप्टर से स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं. हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला एरिया वो है इशू ऑफ शेयर्स का. फिर हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के इशू के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कैसे बनाए जाते हैं. ओके, क्या पढ़ना है हमें कि कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे. फिर हमें पढ़ना है कि कंपनी के बैलेंस शीट और बाकी इनकम स्टेटमेंट से हम रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं. एंड फाइनली हमें कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है जिसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो हम यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला एरिया होगा हमारा इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में, और रेदर आई कैन राइट इशू ऑफ Issue of शेयर्स. shared. सेकेंड पार्ट होगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन. फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस. हम उसके कॉमन साइज कंपैरेटिव एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, Okay, एंड sir. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बट इसे हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये एनालिसिस ना करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज के बारे में बताता है और इसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाते हैं. अब हमें सबसे पहले जो जानना है वो इस वर्ड का मतलब जानना है. कंपनी क्या होती है. तो याद रखिएगा, कंपनी के कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कंपनीज एक्ट कहते हैं. लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 में पास हुआ था. इसे इसीलिए इसे हम कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं. क्लियर. किस नाम से जानते हैं हम इसे. कंपनीज एक्ट 2013. 2013. Yes, sir. इस कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया और इन्होंने किस तरह से कंपनी को डिफाइन किया है. ये एक्ट हमें कहता है कि अ कंपनी इज अ कंपनी formed under Companies Act 2013 or any previous act or law. मतलब कंपनी
एक कंपनी होती है जिसे हमने कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी पुराने कंपनी एक्ट में, क्यों पुराना कंपनी एक्ट, क्योंकि 2013 के पहले हमारे पास एक कंपनी एक्ट हुआ करता था जिसे हम कंपनीज एक्ट 1956 कहते हैं, या उससे भी पुराना हमारे पास एक कंपनीज लॉ था जो 18th सेंचुरी में आया था, और अदर यू कैन से 19th सेंचुरी में इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन इंडिया। उसके भी अकॉर्डिंगली अगर कोई भी चीज कंपनी बोल के फॉर्म की गई है तो उसे भी हम कंपनी ही मानेंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? बट इस डेफिनेशन से ना कुछ क्लियर नहीं हुआ कि कंपनी है क्या सर। इसे पढ़ने के बाद तो हमें फिर से लग रहा है कि हमने जहां शुरू किया था, मतलब जिस पॉइंट पे हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम अभी भी वही हैं। कुछ समझ में नहीं आया सर कंपनी क्या है। तो देखिए मैं बिजनेस डेफिनेशन की बात करता हूं, मतलब जो हमने अपने आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले सब्जेक्ट में या बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट में पढ़ा हो। ये एरिया में बताता है कि कंपनी एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है which is nothing but an association or collection of individuals who can be a real person or some other companies or some natural artificial person। मतलब कंपनी ग्रुप है, क्या है, एक टाइप का ग्रुप है जिसके मेंबर या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं जैसे तुम और मैं, या फिर कोई दूसरी कंपनी भी मेंबर बन सकती है। मतलब जब कुछ लोग मिलकर, अब ये लोग कौन है, ये लोग नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं जैसे राम श्याम मोहन महेश, या फिर ये लोग कुछ इंडिविजुअल्स नेचुरल पर्सन और कुछ आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। इसका मतलब दो कंपनी मिलकर भी एक नई कंपनी खोल सकती है या शुरू कर सकती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर हर आदमी का, हर वो बंदा जो कंपनी का मेंबर है, उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो पैसे देते हैं कैपिटल बोलकर ताकि कंपनी अपना काम कर सके। ये जो ग्रुप है ना, कॉमन पर्पस के साथ और एक फोकस के साथ जिसने काम शुरू किया है, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेंबर्स। और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कंपनी, विच इज अ लीगल पर्सन। लीगल क्यों, क्योंकि सर इसका कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर्स, किताबों में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ हम घूमने जा सकते, जिसे हम अपना दोस्त कह सकते। कंपनी जो है ना वो अपने पैसे रेज करती है, मतलब पैसे लाती कहाँ से, सर इसके सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं सर उसने अपने ओनरशिप को लोगों में बांट दिया जिसे हम शेयर कहते हैं। हो सकता है सर वो मार्केट में डिबेंचर्स मतलब लोन का एक्नॉलेजमेंट इशू करे। हो सकता है सर वो मार्केट से लोन ले ले। हो सकता है सर वो अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में से बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल करे जिसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं। तो कंपनी के पास बहुत सारे मौके होते हैं पैसे अरेंज करने के, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम शेयर्स कहते हैं। तो ये है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस वेयर अ कंपनी रेजेस फंड बाय इशूइंग शेयर्स। नाउ शेयर्स क्या होता है सर, शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ओनरशिप। क्या है, शेयर्स आर द smallest fragment of ownership।
कंपनी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, उन्हें कैपिटल के लिए या तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी या फिर उन्हें मार्केट में जाके लोगों से पैसे मांगने होंगे। कंपनीज अपने शेयर्स जनरली इशू करते समय दो टाइप के मार्केट का इस्तेमाल करती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां कंपनी पहली बार किसी शेयर्स को इशू करती है। इशू करने का मतलब होता है बेचना। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेच रही होती है या किसी शेयर को आप पहली बार बेच रहे होते हो, तो उस इशू को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिसे हम पॉपुलरली आईपीओ कहते हैं। ये आईपीओ एक्चुअली प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है, जिसे हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। वहीं पे जब किसी शेयर्स को आप एक बार इशू कर देते हो, फिर किसी कारण से आपको उसे दोबारा बेचना पड़ता है, तब हम सेकेंडरी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब अगर ऑलरेडी इशूड कैपिटल दोबारा से री इशू हो, तो उसे किस तरह कहां से किया जाएगा सर? उसे री इशू सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किया जाएगा। अब आपने मुझसे पूछा सर शेयर्स होते कितने टाइप के? तो मैंने आपको बताया कि शेयर्स बाबू बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे मेन डिवीजन जो होता है शेयर्स का, वो दो बेसिस पे होता है। या तो शेयर्स इक्विटी शेयर्स होते हैं या तो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है क्या, अभी हम वही समझेंगे। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, ये कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। एज द वर्ड सजेस्ट इक्विटी, इसका मतलब अगर कंपनी के पास पैसे हुए या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जस्ट लाइक एनी अदर ओनर। बट इन केस इफ यू आर हैविंग अ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, पहला प्रेफरेंस जिन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। इनमें और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस होता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के हर मीटिंग में अपनी आवाज उठा सकते हैं, उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा सबसे आखिर में मिलता है, और अगर प्रॉफिट ना हो तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बट वहीं पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जब किसी को देती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी प्रॉफिट होगी, कंपनी पहला हिस्सा किसे देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए, कंपनी एक प्रॉफिट कमाती है जिसे हम कहते हैं ईबीटी, दैट इज अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स। ये कंपनी का एक प्रॉफिट होता है। इसे ही हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। जैसे ये प्रॉफिट आता है, सबसे पहले हिस्सा कौन मांगेगा इसमें? अपना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिस्से को हम कहते हैं टैक्स। जैसे ही आप टैक्स दे देते हो, जो प्रॉफिट बचता है उसे हम कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। पॉपुलरली इसे हम कहते हैं एट और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट के आते ही सबसे पहला हिस्सा कौन मांगेगा अपना? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उनके हिस्से को हम कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। इनको देने के बाद अगर कुछ बचा, जिसे हम पॉपुलरली पाफेश के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसे? पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और
अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसीलिए हम उन शेयर होल्डर्स को जिन्हें प्रेफरेंस के बेसिस पे पैसे मिले उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। याद रखिए मैंने यहाँ लिखा है क्या, आई रोट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो डिविडेंड एक फिक्स रेट पे ले बिफोर एनी डिविडेंड इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा, सर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट नहीं होता कि वो किसी भी मीटिंग में बोले, वो सिर्फ उसी मीटिंग में अपना मुंह खोलेंगे जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही होगी, अदरवाइज किसी और मीटिंग में उन्हें बोलने का हक नहीं है। नहीं। अब दूसरी चीज जो हमने देखी, आपके माइंड में आया सर इक्विटी शेयर्स का क्या कोई टाइप होता है? मैंने कहा ना, इक्विटी शेयर होल्डर जनरली 2-3 टाइप के हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम ये टाइप्स नहीं देखते, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के टाइप्स होते ही नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी टाइप, मतलब इक्विटी शेयर्स के भी टाइप होते हैं। किस टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इक्विटी शेयर्स में आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स देख सकते हो। और एक कैटेगरी होता है जिसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी। क्या होते हैं ये, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप को। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इन कैटेगरीज को हम दो दो के पेयर्स में पढ़ेंगे, और ये क्या होता है इनके बारे में भी जानेंगे। तो आते हैं पहले इनके बारे में जानने के लिए। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। सर क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा होना। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिन्हें अगर नॉन अवेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के कारण इस साल उनका डिविडेंड ना मिले तो अगले साल उन्हें दोनों ही ईयर्स के डिविडेंड पहले दिए जाएंगे। मतलब अगर प्रॉफिट ना भी हो तो भी आने वाले साल उन्हें इस साल का प्रॉफिट मिलेगा जरूर। बट अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल उन्हें इस साल का ड्यू डिविडेंड नहीं मिलेगा। देखिए इसे समझने के लिए आप एक और तरीके से समझ सकते हो। सपोज आप घर के मेंबर हो, अगर घर पे कोई मिठाई आती है और लोग उन्हें बांटना शुरू करते हैं और उस समय अगर आप घर पे ना हो तो मम्मी अक्सर क्या करती है, आपके हिस्से की मिठाई उठा के रख देती है, जब आप आओगे तो खाओगे। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में पहले हिस्सा मिलता है, और अगर ऐसा हो कि प्रॉफिट मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर ये सफिशिएंट ना हो और आपको आपका पूरा डिविडेंड ना मिले तो बचा हुआ डिविडेंड आपको अगले साल मिलेगा अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आने वाले साल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और इनको रिस्क भी होता है क्योंकि इन्हें बोलने का हक नहीं होता। जनरली कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जो होती है ना वो अपने प्रमोटर्स को ही इशू करती है। प्रमोटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को बनाने में मेहनत की है। बट आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ये शेयर्स जनरली
रिडीम कर दिए जाते हैं और इसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर रिडीम करने का मतलब कंपनी ये शेयर्स वापस ले लेगी और इनके पैसे लौटा देगी। तो यदि आपके प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद लौटा दिया जाएगा और जिनके पैसे आपको दे दिए जाएंगे, तो हम उन प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दैट मींस दे बिलोंग्स फ्रॉम दिस कैटेगरी। Okay, sir. और अगर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनके पैसे नहीं लौटाए जाएंगे, तब उन्हें हम कहेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे नहीं देंगे, मजाक है क्या? लिए तो देने होंगे। मैंने कहा सुनो सुनो, एक्चुअली उनके पैसे इसलिए नहीं लौटाए जाते क्योंकि इन शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब हर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के बदले हम उन्हें एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैसे नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले दूसरे कैटेगरी ऑफ शेयर्स दे देंगे। उन्हें हम कहते हैं कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करना। सपोज आप शॉपिंग करने जाते हो और आपने दुकान से एक प्रोडक्ट खरीदा, ड्यू टू एनी रीजन मान लो बाद में आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप वो दुकानदार को प्रोडक्ट लौटा के उसके बदले या तो दूसरा कोई प्रोडक्ट ले ले, दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को या तो कन्वर्ट करा ले, या फिर अगर वो आप प्रोडक्ट वापस करके दूसरा प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तब आपको उस प्रोडक्ट के पैसे लौटा दिए जाए। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होगा, या तो आप वो प्रोडक्ट देके दूसरा प्रोडक्ट ले लो, मतलब कन्वर्टेबल, या फिर आप उस प्रोडक्ट के पैसे ले लो, दैट मीन्स रिडीमेबल। Yes, sir. तो याद रखिएगा, हर वो शेयर जो कन्वर्टेबल होता है एक्चुअली वही इरिडीमेबल होता है। उन्हें कन्वर्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी उसके पैसे नहीं लौटाएगी, बट उसके बदले आपको कुछ और दे देगी। वहीं याद रखना, हर नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स रिडीमेबल इन नेचर होते। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट सर, एक और कैटेगरी है जहां हम प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग के नाम से जानते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सर नाम सुन के लग रहा है सर ये किसी दंगल उंगल में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने बोला हाँ, ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें अगर मीटिंग में बोलने का हक है तो उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर उन्हें किसी मीटिंग में बोलने का हक नहीं है, तब उन्हें हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? Yes, sir. सो हम लोग कल इसके साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम अब शेयर्स के कुछ और कैटेगरीज पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हमें सारी जर्नल एंट्रीज करनी। Okay, sir.